इधर भूत है क्या, ये सच है? इस हवेली में एक ही भूत है, वो मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी होस्ट मरीम इमाम। आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद मेरी तरफ से और मेरी RNN टीम की तरफ से। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज मैं जिस जगह बैठी हूँ, जिस जगह मौजूद हूँ, उस शख्स के अंदर एक अहद ज़िंदा है। या लाहौर उस शख्सियत में है या वो लाहौर की पहचान है। एक शख्स जिसके घर से, जिसकी हवेली से ऐसी दास्तानें उबसता है, बड़े सग़ीर पाको हिंद के अंदर अदब से उबसता है। अब जिससे भी पूछे कि बारूद खाना की हवेली किधर है, वो ना सिर्फ इसका नाम बताएगा बल्कि इसका पता भी फ़ौरन बता देगा। आज मैं मौजूद हूँ जनाब यूसुफ सलाहुद्दीन साहब की हवेली में, तो आइए चलते हैं, उनसे मिलते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल खैरियत से। पहले तो मुझे आप ये बताएं, आपने मुझे बोला था कि जब हम यहाँ पर आएंगे, बेसमेंट में अभी तक हम यहाँ पर हैं, इधर भूत है क्या, ये सच है? नहीं, इस हवेली में एक ही भूत है, वो मैं हूँ। ओह, तो और ही रखे आपने। कोई और भूत। तो मुझे ये बताएं, आप ईद का पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन कैसे गुजारते हैं, कैसे मनाते हैं ईद फैमिली के साथ? देखें, बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है, तो एक हमारा होता है कि हम क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, वालदा जो है वो गुलबर्ग में होती हैं, तो यही होता है कि नमाज हम घर पे ही सारी फैमिली और कुछ फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाते हैं और वहीं मौलवी साहब आके तो ईद की नमाज करा देते हैं। अच्छा। गुलबर्ग में। उसके बाद फिर वही मिलना जुलना चीज़ों की तरफ, लेकिन हमारा अपना फैमिली का एक हम लंच करते हैं। ओके। ठीक है, उस पर हम मतलब कि मैं और मेरे भाई और मेरे कज़न और उनकी फैमिली, चचा की फैमिली, और उसके बाद फिर एक मेरी कज़न है, अमूमन उनकी तरफ एक शाम का एक हाई टी आप कह सकते हैं या समथिंग लाइक दैट, ईद वाले दिन ये होता है। तो बस उसके बाद क्या हमने करना है, मुझे दैट इज ईद का पहला दिन हो गया, मिला लिया सब अजीज़ों रिश्तेदारों से। ओके। और उसके बाद फिर रिलैक्सेशन। नाइस। कुकिंग का आपको बहुत शौक है, आप मुझे ये बताएं क्या क्या बना लेते हैं आप, और ईद के स्पेशल मौके पर क्या बनाते हैं आप? एक्चुअली ईद की कुकिंग जो है ना वो नहीं करते आप, ईद पर नहीं करते आप? ईद पे मैं नहीं यार, लेकिन वैसे मैं आई लव कुकिंग, और मैं नॉर्मली थर्सडेज को और संडेज को मेरे 2 दिन होते हैं जब मैं घर से कम निकलता हूँ, ऑलमोस्ट निकलता ही नहीं, तो इन 2 दिनों में मैं कुकिंग करता हूँ। और आई ट्राई एंड लाइक जिस तरह मैंने हवेली के अंदर ही मैंने इटालियन टमाटोज जो हैं वो मैं ग्रो करता हूँ, 3-4 किस्म के डिफरेंट और उनका जो फ्लेवर है टमाटोज का, बिकॉज वहाँ तो कई 100 वैरायटीज हैं टमाटोज की, एंड द इटालियंस आई लव इटालियन फूड, पास्ताज एंड स्टफ लाइक दैट आल्सो उनकी। तो मैं फिर वो जो टमाटर हैं उनका जो पास्ता या सॉस जो बनती है वो इट्स वेरी डिफरेंट। तो हमें क्या खिला रहे हैं आप? कुछ इटालियन होगा, या चाइनीज होगा, या कॉन्टिनेंटल होगा? चाइनीज, कोरियन, डिफरेंट थिंग्स। वंस यू स्टार्ट कुकिंग देन देयर इज नो डर्थ। और अब तो आजकल के ज़माने में तो इट्स सो इजी दैट ऑल ओवर द इंस्टाग्राम। बट आई एम रियली बैड एट कुकिंग, मुझे तो नहीं आता, मुझे बनाना नहीं आता है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आप इतनी चीज़ें बना लेते हैं, कैसे बना लेते हैं? वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब तो कुकिंग इतनी इजी हो गई है विद, वैसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि हर किस्म की रेसिपी जो है वो अवेलेबल है। मुश्किल से मुश्किल, और बट इफ़ यू हैव द नैक ऑफ कुकिंग, इफ़ यू हैव द नैक ऑफ कुकिंग, यू अंडरस्टैंड कि ये मीट है, इसको इस टेम्परेचर पे बनाना है, ये ऐसे बनेगा तो ऐसे होगा, सो देन यू कैन इवन क्रिएट योर ओन डिशेस, यू नो। सो बेसिकली क्या करते हो आप, वेजिटेबल्स हैं या मीट है खाने के लिए, आप मीट को आप ग्रिल कर सकते हैं, या उसको जिस तरह हमारे स्टाइल ऑफ कुकिंग में करी बनती है उसकी, ठीक है। और जो लाइक द चाइनीज़, वो ज़्यादा उसको वॉक के अंदर फटाफट लाइक दे उसको पहले वो टेंडराइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको आपको पका के जब आपको सर्व करते हैं, लाइक इफ़ यू आर मेकिंग समथिंग लाइक बीफ विद चिलीज, जब बीफ विद अदर वेजिटेबल्स और चिकन फॉर दैट मैटर, या प्रॉन, तो ये अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, हमने खाने की बात की है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप जो हैं, आपको म्यूजिक से भी बहुत लगाव है, और आई नो आप इस हवेली में विरसा करवाते हैं और आप म्यूजिकल नाइट्स करवाते हैं इस हवेली में। जो सिंगर्स यहाँ पे गाते थे वो बड़े बड़े लेजेंड और सुपरस्टार बन गए हैं, कोई सामने नहीं आ रहा, कोई नया टैलेंट नहीं हम सामने देख रहे, इसकी क्या वजह है?
नया टैलेंट बहुत से, आई थिंक एवरी डे कोई ना कोई नया टैलेंट। राहत जी बहुत आते हैं, जो बड़े बड़े ऑलरेडी सिंगर्स बन गए वो आते हैं। राहत से भी तो एक एसोसिएशन उसके बचपन से चली आ रही है ना। और इसी तरह साहिर अली बग्गा केम लेटर, और हिना नसरुल्लाह हैं, सनम मालवी हैं, अली अब्बास हैं, सारा रज़ा है, ये सारे नए चेहरे नहीं आ रहे। नए तो न्यूएस्ट सेंसेशन एज फार एज आई एम कंसर्न इज वहादत रमीज़। इज एब्सोल्युटली, कल रात को उन्होंने खान साहब के घर, राहत के घर, उनका एक पीर साहब की दुआ थी, तो एक उन्होंने सूफी म्यूजिक रखा हुआ था, एंड ही sang brilliantly, absolutely brilliantly, you can see it on my Instagram। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि शाहजमान अली खान जो राहत के जो बेटे हैं, उन्होंने पहली दफ़ा पब्लिकली परफॉर्म किया, और म्यूजिशियंस जो थे, म्यूजिक बरादरी जो थी, उनके सामने क्लासिकल परफॉर्म किया, and he was absolutely brilliant। क्लासिकल मौसीकी का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उसको वो मुकाम हासिल है जो हमारे हमसाए मुल्क भारत में है, तो इसमें आप अपना कसूर समझते हैं, फिर मीडिया ने इसको इतनी प्रोजेक्शन नहीं दी? एक्चुअली बात यह है कि इस सारी जो चीज़ें हैं उसको हमने इस मुल्क में हमने हर चीज़ को तो पहले तो गैर इस्लामी करार दे दिया। म्यूज़िक गैर इस्लामी, तबला गैर इस्लामी, क्रिकेट गैर इस्लामी, हर चीज़ को ख़ास तौर पे ज़ियाउल हक़ के दौर के अंदर, और वो जो सख्ती हुई फिर म्यूज़िक पे, म्यूजिशियंस पे, और बैन कई हो गए, और वो सारा जो एक, अब उससे पता है हुआ क्या, उससे हुआ ये कि जो आपकी जो अपनी म्यूज़िक थी पाकिस्तान में, वो एक लेवल पे ख़त्म हो गई आपकी, ठीक है, और आपकी जो यूथ थी उन्होंने फिर हिंदुस्तान की तरफ देखना शुरू कर दिया, या वेस्ट की तरफ वो चले गए, ठीक है। और अपनी जो 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 जिन लोगों के पाकिस्तान में तो देयर इज एन अमेजिंग अमाउंट ऑफ टैलेंट, इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान में हर फील्ड में, आर्ट हो, म्यूजिक हो, कुछ हो। किसी ने कोई आपके जो नौजवान जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हर किसी भी मुल्क की उसका यूथ होता है, और यूथ ही जो उस मुल्क की आइडियोलॉजी को आगे लेके चलता है। अगर उसको, लेकिन अगर आप नौजवानों को स्कूल के ज़माने से ही गलत हिस्ट्री पढ़ाएंगे, जो चीज़ उनको पढ़नी चाहिए नहीं पढ़ाएंगे, हर जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो आके अपना ही उनको कोई दर्स दे देगा, तो किसी ने ये चीज़ की परवाह नहीं की कि उस पर मुल्क को क्या हो रहा है। सो बेसिकली आपकी जो नौजवान है ना, मेजॉरिटी जो है, उनको माँ सवाए कि उनको एक जॉब मिल जाए और उनकी शादी हो जाए, उनकी अंदर कोई पैशन ही नहीं है किसी और चीज़ का। दे हैव नो पैशन टू डिस्कवर। आप मुझे देख लें, आपकी किताबों की दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, पढ़ते ही नहीं है लोग। सच है, सारी दुनिया में। मैं हिंदुस्तान में था, मुझे याद है चंद साल पहले, तो वहाँ मैं एक आइन अकबरी, अकबर बादशाह जो मुग़ल बादशाह थे, उनकी जो हिस्ट्री, उनके जो दौर की जो किताब 3 हिस्सों में, तो वो उसकी अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन आई थी, तो वो मैं ख़रीदने गया एक दुकान पे। आप सोचें कि वहाँ लाइन लगी हुई थी कई स्टूडेंट्स की, जो एक सर्टन किताब वो नई आई थी उसको ख़रीदने के लिए खड़े थे। तो मुझे देख के मुझे बड़ा फील हुआ। मैंने कहा यार, हमारे तो यंग जनरेशन तो बिल्कुल ही पढ़ना ही भूल गए हैं। डेड बॉडीज, माय फादर कॉल्ड इट डेड बॉडीज। द थिंग इज दैट वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग intelligent people. Maybe we are producing people who are educated, but there's something beyond, जो एक है ना, कि आप रोशनी जो है वो सिर्फ आपको रास्ता दिखाती है, ठीक है, इल्म जो है आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन ये मंजिल नहीं है। you have to go beyond this। जिसपे उलामा साहब का एक शेर भी है, मुझे याद आ जाए तो, ये जो जेनजी है, नई जनरेशन है, इनके अंदर टैलेंट तो है पर उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं वो मिलती। इनका हाथ पकड़ने वाला किसी ने इनको गाइड ही नहीं किया। ड्रीम देखना अच्छी बात है, पर उनको डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है, जैसा लगता है कि हर मुल्क का एक अपना बयानिया होता है, ठीक है। एक हम वैसे ही एक नज़रियाती मुल्क है, हम एक नज़रिए पे कायम हुए थे। हम कोई जगराफिया तो नहीं था कि ये पाकिस्तान का, कि ये पाकिस्तान होगा और सदियों से चला आ रहा है, नहीं। हमने भी कायदे आज़म कार्व्ड आउट अ नेशन फॉर अस, ठीक है, फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट। उस मुल्क का नज़रिया ही अगर आप अपने नौजवान तक नहीं लेके जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा। यानी कि इस मुल्क में क्या हुआ, कायदे आज़म को मरने दिया गया, उनके लिए ऐसी कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी कि जिसके अंदर पेट्रोल हो। जो बेचारा बेचारे वो बीमार हालत में वहाँ से आए बलूचिस्तान से, अच्छा, और कई घंटे उनकी एम्बुलेंस गर्मी में खड़ी रही। तो वो तो
इस तरह हुआ। फिर मोहतरमा फातिमा जना के साथ जो सलूक हुआ, लियाकत अली ख़ान को कत्ल कर दिया गया, मोहतरमा फातिमा जना का भी कत्ल हुआ। सो ये सारी चीज़ें ये की वजह से ये हुआ कि एक कन्फ्यूजन, फिर जो भी उस वक्त अयूब खान की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो भी सारी आप सोचिए कि कलाम इकबाल जो था वो बैन था। A lot of कलाम इकबाल was banned on national television, on रेडियो पाकिस्तान के नहीं, ये बगावत की तरफ लेके इकबाल की शायरी जाती है, इस तरह की सोच थी। तो ये मसला ये है कि हम अभी तक हमारा जो यंग जो यूथ जो है वो पढ़ लिख तो गई, यूनिवर्सिटियाँ बन गई, लम्स बन गया, ये बन गया, वो बन गया, बट वी आर प्रोड्यूसिंग an educated class, but we are not producing leaders. We should be producing, you know, जो अगर कोई इस तरह का टैलेंट है तो वो फ़ौरन मुल्क छोड़ के चला जाता है, वो बाहर जाके, you know, he becomes big, you know, हर I agree with you, totally agree. तो ये मैं समझता हूँ कि ये हम जब तक हम अपना ये सिस्टम नहीं ठीक करेंगे, we need के एक सिलेबस जो हो, यूनिफॉर्म सिलेबस हो, जो सारे पाकिस्तान में हो। अब आप देखें क्या हो रहा है, मुझे बताएं कि हमारा पंजाब के लोगों का बलूचिस्तान के लोगों के साथ कोई ताल्लुक़ रह गया, या फ्रंटियर के साथ, या सिंध के लोगों के साथ? हमें तो एक जो जिस तरह कायद ने फरमाया था कि हमें तो वी शुड बी टुगेदर, वी आर लाइक ब्रदर्स, लेकिन दैट इज़ नॉट द रियलिटी। सो स्पिरिचुअली तो हम वैसे ही एक दूसरे से अलहदा हो गए। तो ये दीज आर, यू नो, वी हैव टू थिंक वी आर लिविंग इन वेरी वेरी स्ट्रेसफुल टाइम्स, और अगर हम इसका भी कोई इलाज नहीं करेंगे या इसको नहीं इस चीज़ को रोकेंगे तो इसका बहुत बुरा नुकसान होगा। सच, आई एग्री विद यू। मुझे ये बताएं, आपकी जो हवेली है बहुत खूबसूरत है, बेसमेंट इतनी खूबसूरत है, इस हवेली को कभी किसने ख़रीदने की कोशिश की है? नहीं, अभी तक तो नहीं किसी ने। अच्छा, अगर हम पास्ट में चले जाएं तो मुझे बताएं ये हवेली किस तरह बनी थी, और इसको बनाने वाला कौन था, किस तरह ये जगह खरीदी, और इसको मेंटेन रखने के लिए इसको आप क्या करते हैं? अब देखो, ये पहली बात तो ये है कि ये रंजीत सिंह के ज़माने में, जो रंजीत सिंह का मिलिट्री कमांडर था लाहौर का, यहाँ 2 डिफेंसेस थे। एक किले का डिफेंस था, उसका कमांडिंग जनरल और था, और जो लाहौर शहर जो था 11 दरवाज़ों के अंदर था, और एक फोर्टिफाइड वॉल थी। इस तरह नहीं था लाहौर जिस तरह आप अंदरून शहर जो आप देखें, इसके चारों तरफ जिस तरह किले की दीवार है ना, इससे भी ऊंची फसील थी। जो अंग्रेज़ों ने जब फिर कब्ज़ा किया लाहौर पे, तो उन्होंने तोड़ दी सारी, कि कोई किसी को मौका ही ना मिले, कल को फिर कोई खड़ा हो जाए और अपने आप को 4 दीवारी में बंद करके हमसे यूँ ना करे। तो ये इस तरह के इसके हालात थे। तो ये जो कमांडिंग जनरल था उसका ये रेजिडेंस था, जहाँ आप इस वक्त बैठी हुई हैं, ये हिस्सा उसका घर था, और बाकी इनका एरिया जो है कोई तकरीबन कोई बनता है कोई 6-7 कनाल। अच्छा। और बाकी सारे एरिया में बारूद खाना था, जो सारा उनका आर्सेनल और असला और बारूद और तोपें और ये सब कुछ था। इसीलिए इस सड़क का नाम जिस पे ये वाक़या है, बारूद खाना हवेली बारूद खाना इस तरह है। तो ये उसके बाद फिर जब अंग्रेज़ आए तो फिर ज़ाहिर बात है अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गई, और हमारे पास ये को 1860s में हमारे फैमिली के पास आई, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल हवेली थी वो बिल्कुल करीब, जहाँ अब पानी वाला तालाब जिसे कहते हैं, जो अंग्रेज़ों ने वाटर रिजर्वायर बनाया था, क्योंकि अंग्रेज़ों के आने से पहले तो लोग कुओं से पानी इस्तेमाल करते थे, कोई सिस्टम नहीं। अच्छा, अब जो हम यहाँ पर बैठे हैं तो ये कितने मरले में, कितने कनाल में है ये जगह? इसके 2 हिस्से हैं ना, एक अक्रॉस द रोड है सामने, और एक ये तकरीबन कोई 4.5 पौने 5 कनाल। ओके। इंडियन अदाकार आए हैं कभी इस हवेली में? आए होंगे बहुत सारे। हाँ। अच्छा, ये इंडियन जो जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ या गेस्ट हैं वो आपके पास ही आकर ठहरते हैं, ऐसा क्यों है? यूसुफ अली के पास आते हैं, आपके पास रहते हैं? नहीं, अब मेरी दोस्तियां हैं सबसे, और यू नो लाइक अब जिस तरह नसीर हैं या उनकी वाइफ हैं, उनके बच्चे भी अमूमन नसीर जब भी आते हैं तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू होस्ट हिम, और बड़ा इंजॉय करते हैं उनके साथ। मैं भी 1-2 दफ़ा उनके पास बॉम्बे में मैं गया तो उनके पास मैं रहा, आमिर खान के पास मैं 2-3 दफ़ा जाके स्टे किया, वो भी यहाँ मेरे पास यहाँ आके।
फिर आए, सब आए यहाँ, रेखा आई, विनोद आए। इमरान खान और जमाइमा ने मिलकर इस हवेली का चक्कर लगाया, तो इससे पता चलता है कि इमरान खान के साथ आपकी दोस्ती है। क्या शरीफ फैमिली के साथ भी आपकी दोस्ती है? बिल्कुल, शरीफ फैमिली के साथ भी बहुत दोस्ती है, और खान इमरान के साथ तो इसलिए भी कि बिकॉज वी वर इन स्कूल टुगेदर, सो वी बहुत, और फिर फैमिली के बहुत सारे टर्म्स थे। इनके जो नाना थे वो मेरे दादा के क्लोजेस्ट फ्रेंड थे, दे वर टुगेदर इन गवर्नमेंट कॉलेज। इनके वालिदैन के साथ भी, मेरे वालिदैन की दोस्ती इमरान के साथ भी बिल्कुल बहुत है। और बड़ा सारी दुनिया, हम कई जगह हम इकट्ठे गए, और हिंदुस्तान ख़ास तौर पे काफ़ी दफ़ा विजिटेड टुगेदर। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, बचपन में आपको ईदी क्या मिलती थी? जरा ईद की तरफ हम आ जाते हैं। ईद अब आप देते हैं या लेते हैं? नहीं, अब मुझे मेरी चची थी लास्ट रह गई, तो वो हमेशा मुझे ईदी देती थी। अच्छा, 1000 रुपीस। अभी कोई साल हुआ है उनको। अच्छा, तो आप क्या करते थे इस 1000 का? मैं आगे दे देता था बच्चों को, जहाँ ईदी देनी होती थी। आप देते हैं बच्चों को ईदी? हाँ, बच्चों को ईदी देता हूँ। चलिए, ईद की कोई यादगार मेमोरी हमारे साथ शेयर करें, जो पहले आपने किसी को नहीं बताया, जो हमारे साथ शेयर करेंगे। ईद की देखो, मैं बताऊँ तो मैं अपने ज़माने की, जब हम बच्चे थे तो क्या होता, 10 रुपये हमें ईदी मिलती थी, ठीक है, 5 रुपए से लेके 10 रुपए तक। फिर जब मेरे मामू की, डॉक्टर जवेद इकबाल साहब की शादी हुई, जब आपको 10 रुपए मिलते हैं, हमें तो मिलता ही नहीं है कुछ, हमें नहीं मिलता, ईदी नहीं मिलती। तो पकड़े ना अपने बड़ों को और उनको खींचे उनसे। अच्छा, आप बता रहे थे कुछ। हाँ। तो मैं बता रहा था कि 10 रुपए ईदी होती थी, और फिर कुछ बुजुर्ग 5 रुपए ईदी देते थे, क्योंकि वो जितने ज़्यादा बुजुर्ग थे ना, उनके ज़माने में वो 5 रुपए बहुत बड़ी बात थी। 5 रुपए एक पूरे घर के मुलाजिम की, जिसको अब हम 40,000 देते हैं, उसकी उस वक्त 5 रुपए तनख्वाह थी। 5 रुपए में भी उसका गुजारा हो जाता था। बिल्कुल, ठीक है। तो मैं ये उस वक्त पीछे कुछ मैं देख रहा था, तो हवेली के पुराने खाते, एक मुंशी होता था, आई थिंक मेरे वालिद बताते हैं, उसका नाम मिल्की राम था, वो हिंदू। तो वो बैठा करता था यहाँ, एज यू एंटर, तो ऊपर एक छोटा जो कमरा है वहाँ, वो मुंशी खाना। तो एक एक चीज़ का हिसाब जो है ना, एक एक आने का, एक एक पाई का हिसाब वो रखता था। तो आप ये सोचो कि उस वक्त ये सारा घर, फिर ये सारा, ये तो जो हिस्सा जहाँ बैठी है, ये तो जब हमारी फैमिली के पास आया तो उन्होंने इसको जनान खाना बना दिया, और इसके सामने वाली जो हवेली थी उसको मर्दान खाना, जो इसी का हिस्सा था बरूद खाने का। मतलब आपको बता रहा था कि हमें मिली है कि जो हमारी ओरिजिनल हवेली थी वो अंग्रेज़ों ने एक्वायर करके वहाँ वो बना दिया, और उसके इवज़ उन्होंने हमें ऑफ़र की कि आप ये प्रॉपर्टी ले लो। तो दैट्स हाउ वी गॉट इट। तो वो 1900 को गालिबन 21 की वो खाता था। ये मैं आपको बता रहा था कि वो जो मुंशी, कैन यू बिलीव इट, कि इस सारे घर में जहाँ के कोई, आप कह सकते हैं कि तकरीबन कोई 100 बंदा तो होगा ना, घर के लोग। फिर जो मेहमानदारी, मेहमान उस ज़माने में इस तरह थोड़ी आते थे कि 4 दिन के लिए एक मेहमान आ गए, 2 दिन के लिए आ गए, वो फिर महीना ठहरते थे। मसलन मेरे जो दादी की जो वालिद थे मियाँ निज़ामुद्दीन, उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी फैज़ साहब के वालिद से, अल्लामा इकबाल साहब जो मेरे नाना थे उनके साथ, क्योंकि हमारी फैमिली की। अल्लामा इकबाल से आपका गहरा रिश्ता है। वो तो मेरे नाना है, यादगार वाक़या उनके साथ भी। मेरे ननहाल में और ददाल में भी गहरी दोस्ती थी, मतलब बिफोर माय फादर गॉट मैरिड टू अल्लामा साहब डॉटर। तो ये लोग और जो मेहमान आया करते थे, वो फिर इस तरह होता था भी, मेहमान आए, साथ उनके मुलाजिम आए, साथ उनके घोड़े आए, फिर वो, तो ये सारा सिलसिला आप सोचें कि मैं उसमें एक एक चीज़ लिखी हुई थी कि इतने 1.5 मन गोश्त आया। अब सोचो तुम कितने का आया, 3.5 रुपए का। ओके। सो सारे घर का जो खर्चा था, इंक्लूडिंग मैं देख रहा था कि मेरे वालिद को जो 8 आने मिले, ठीक है, 8 आने मिले, 8 आने मियाँ सलाउद्दीन, वो भी मुंशी लिखता था कि भी उनको भी 8 आने दिए। अच्छा। वो 21 रुपए था तकरीबन लगभग रोज़ का। कि आप सोचें कि उसमें तकरीबन को 70-80, कई दफ़ा 100 बंदे का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर रात का खाना, फिर और छोटी मोटी चीज़ें इस तरह की। तो ये वो वक्त था। अब तो आप कभी सोच सकते हैं कि 21 रुपए में मेरे ख्याल रोटी नहीं आती है। सो वो ज़माना था। मतलब मुझे वो भी ज़माना याद है कि जब हमारी दादी हमें 1 रुपया देती थी। 1 रुपये उस ज़माने में 64 पैसा थे 1 रुपये में, और वो छेद वाले पैसे होते थे। गोल होते थे और बीच में छेद होता था। अभी मेरी कहीं तस्वीर है कि मैंने उंगली पे इस तरह वो पहना हुआ। तो तुम
सोचो कि वो 1 रुपया ख़त्म नहीं होता था। इट वॉज सो मच मनी। क्या बात है। मेरे जो दोस्त थे मोहल्ले के बच्चे जो मेरे जो हम उम्र थे और मेरे साथ खेला करते थे, तो हम जाया करते थे। यहाँ एक दुकान थी, पंसारी की दुकान थी, तो वहाँ से हमें कोई मीठे सिगरेट मिलते थे। वो बने होते थे वो मीठे, यू नो, वो प्रिटेंड करते थे कि जिस तरह की वो खाने वाली कैंडी होती है, इस तरह की चीज़ें, ट्रेनें, यू नो, और छोटी मोटी कोई टॉफ़ीज़, ये वो, मतलब कि वो भी मरी में। मुझे याद है कि मरी में हम एक ईसा जी की, जो यहाँ भी ईसा जी की दुकान है, वहाँ पर सबसे पुरानी दुकान मरी में, अब भिंडी में। और ये होता था कि जब समर आती थी तो बहुत सारी जो लोग थे ना, लाहौर से भी और पिंडी से, उनकी मरी में दुकानें फिर खुल जाती। अच्छा। वो सर्दियों में बंद हो जाती थी और गर्मियों में खुल जाती। तो 1 रुपए के अंदर तुम सोचो 2 टॉफियाँ वलायती, ठीक है, क्वालिटी स्ट्रीट की, 4 आने की एक, वाह, ठीक है। अच्छा, एक हम पैकेट खरीदते थे एक्सेल का च्युइंगम, जिसमें 3-4 रंगों वाले डिफरेंट, वो आपने तो पुराना दौर मुझे याद करवा दिए। मैं उसी पास्ट में चली, उसे फील कर रही हूँ मैं। अच्छा। और एक मिलती थी सेंसन, लिकरिश होती थी वो, अब पता नहीं मिलती कि नहीं मिलती सेंसन, वो भी 4 आने की। तो 1 रुपए के अंदर ये तुम सोचो कि ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्या बात है। अच्छा, इलामा इकबाल से आपका गहरा रिश्ता है, कोई यादगार वाक़या उनके साथ? मैं तो, मेरी वालदा 4-5-6 साल की थी जब उनका इंतकाल हुआ। मुझे कहाँ का वाक़या उनका याद हो। कोई तो बातें कभी ख्वाबों में आए होंगे, कभी किसी को कहा होगा कि मैं इकबाल का नवासा हूँ, इकबाल का, कभी ऐसा हुआ? कभी ज़रूरत पेश आई है? नहीं, मैं कभी नहीं। मैं कोई चीज़ इस तरह तो नहीं ना बंदा। आई वुड फील वेरी एम्बैरेस्ड टू से समथिंग आगे कि मैं इकबाल का नवासा हूँ, मुझे कोई आप ये। अच्छा, जब आप इस हवेली में विरसा करवाते हैं तो क्या क्या खाने पकवाते हैं आप? फूड में क्या होता है खाने में? फूड में नॉर्मली हमारा ट्रेडिशनल खाना होता है। ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल खाना होता है कि एक पुलाव हो गया, एक साथ सालन हो गया, ठीक है, साथ चने भटूरे हो गए, आलू की भाजी, चने की भाजी, भटूरे ताज़ा, ठीक है, और मे बी लिटिल बिट ऑफ हलवा। ओके। इस तरह। और हमारे ज़्यादा कुछ 50-60 मेहमान होते हैं, उससे ज़्यादा लोगों को। ओके ओके। लाहौर में फेवरेट प्लेस कौन सी है आपकी इस हवेली के अलावा? एक्चुअली मेरी फेवरेट प्लेस तो अंदरून शहर ही है। जहाँ ही पूछेंगे, शाही किला है, या जहांगीर का मकबरा है हमारे करीब, अच्छा, शालामार बाग है। आप हमेशा लोगों को बुला के वो आपको सुनाते हैं कुछ ना कुछ। आज हम यूसुफ सलाहुद्दीन की आवाज़ में कुछ सुनना चाहेंगे, कुछ अपनी सुरीली आवाज़ में कुछ, ताकि ऑडियंस को पता चले आपसे सुनते नहीं, आप गा भी लेते हैं। बहुत माजरत खा हूँ कि मैं बिल्कुल ही नहीं गाता और मेरी आवाज़ बहुत ही बुरी। म्यूजिक टेस्ट कैसे है आपका? क्लासिकल मौसीकी से अलावा आप क्या सुनते हैं? ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक। चाहे ऑब्वियसली देसी म्यूजिक जो है सबसे ज़्यादा मेरे दिल के नज़दीक है, कव्वाली, सूफियाना कलाम, ठीक है, और फिल्मी गाने कई, जो मतलब कि इंडियन भी, पाकिस्तानी भी, मतलब उस लेवल के गाने की जिनमें कोई मीनिंग होता था, डेप्थ होती थी। अब ये लत वात वाले गाने जो हैं, मैं मुझे कोई इनकी समझ नहीं आती। लेकिन जो हमारे यू नो पहले की जो म्यूज़िक थी वो तो आज तक सुनी जाती है और लोग उसको अभी तक अप्रिशिएट करते हैं और उसको यू नो एंजॉय भी करते हैं। क्योंकि आजकल की जो म्यूज़िक है सारी एक तो इलेक्ट्रॉनिक हो गई, ठीक है। हमारी अपनी जो ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंटेशन थी अकूस्टिक, वो ऑलमोस्ट ख़त्म। लेकिन मैं फिर भी, जब मेरा जो प्रोग्राम होता है विरसा हेरिटेज, उसमें ट्रेडिशनल ही म्यूज़िक होती है और उसमें भी मेरी कोशिश यही होती है कि वो लाइव हो, और ये भी कोशिश होती है कि उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल हों वो अकूस्टिक हों, हमारे नॉर्मल, जिस तरह ये सारोद है या रुबाब है, या ये रुबाब है और वो क्या है? वो सारोद। सारोद। ये सारोद जो था ये अपना नुसरत फ़तेह अली खान साहब लेके आए थे। ओके, तब का पड़ा हुआ है ये। वाओ, इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक्चुअली ये खान साहब लाए थे, क्या कहते हैं, और उन्होंने किसी को गिफ्ट दिया था। अच्छा, तो आपके पास ही कैसे आए? वो ही मुझे दे गए और अब मैंने उनको कहा मैंने कोई वापस नहीं करना। अच्छा बहुत अच्छा किया आपने। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। तनवीर हैं हमारे बहुत ही अच्छे, साहिर अली बग्गा के कज़न भी हैं, और इनके जो वालिद थे बहुत बड़े, ताफ़ो साहब बहुत बड़े तबला नवाज थे, रिदनिस्ट थे, उनके बेटे हैं। और ये अपना गिटार हो गया, सारोद हो गया,
और जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत ही अच्छा, कायदे आज़म ने जिस कारपेट पर खड़े होकर तकरीर की थी उसकी तारीखी हैसियत क्या है, कितनी डिमांड की थी? तो उसकी तारीखी हैसियत तो कोई नहीं, क्योंकि मेरे जो दादा थे ही वाज इंचार्ज ऑफ द जलसा। 23 मार्च को जो जलसा हुआ था तो उसकी वो पंडाल कमेटी के चेयरमैन थे, यानी कि उनके ज़िम्मे था सारा इंतज़ाम करना। ठीक है। तो वो तो खैर एक लंबी कहानी है कि किस तरह हुआ और किस तरह। अच्छा, कुर्सी भी थी क्या, वो अभी तक मौजूद है आपके पास? कुर्सी है वो वागे पे जो हिस्ट्री म्यूजियम है वहाँ है। अच्छा, ओके। कलीन मेरे पास है, क्योंकि कलीन जो था वो कुर्सी हमारी नहीं थी, वो यहाँ मैंने मंगवाई हुई थी उनसे। जब जलसा हुआ था तो वो हायर की गई थी। ओके। तो जो कलीन था, ये 2 कलीन थे, एक अब कहीं मिसप्लेस हो गया और ये एक ही है, ये दोनों स्टेज पे पीछे थे उसके ऊपर, जहाँ सारी जितने जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे और कायदे आज़म, उन्होंने तकरीरें की और पाकिस्तान की डिमांड की। बड़े बड़े नवाब यहाँ आते होंगे, बाज़ार हुस्न भी जाते होंगे, क्या इस दिल में कोई राज दफन है? अब ये हमारे ज़माने से तो पहले की बातें हैं कि नवाब आते होंगे। बाज़ार हुस्न बिल्कुल जब हम जवान हुए तो भी हमने भी देखा, एक रियलिटी थी और कभी पता नहीं था कि ये वाकई ये चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। अच्छा। बिल्कुल आपको आइडिया नहीं था, क्योंकि हम टाइम ज़्यादा इधर ही गुजरता था। रात के वक्त तो ख़ास तौर पे व्हेन वी वर मच यंगर तो वो ज़्यादा तो नहीं थी। इन एनी केस हम यहाँ से आई वाज अबाउट आई थिंक 4 or 5 when my parents moved to अलामा साहब हाउस। लेकिन आना जाना मेरा, क्योंकि मेरी बाकी सारी फैमिली, मेरी दादी जो उसके साथ में उनके साथ बहुत क्लोज था, तो मैं बड़ा इजी था। शाह की गली और अंदरून शहर बस रेलवे स्टेशन ही बीच में, और हमारा टांगे वाला होता था बाबा रहमा, तो दादी मेरी उनको भेज दिया करती थी वहाँ। और लिटरली उस ज़माने में ट्रैफिक ही कोई नहीं होती थी, टांगा भी 10 मिनट में पहुँच जाता। अच्छा। जो मुझे पिक करके उसने फिर ले आया। लेकिन कभी इस चीज़ का, ये जब हम जवानी में आए तो फिर पता चला कि ये एक बाज़ार हुस्न भी है। अच्छा, हाँ। अलमी है लाहौर के साथ कि इन्होंने ये बाज़ार सारा बंद करवा दिया और अब सारे शहर में ही फैल गए। अब सारे शहर में एक गंदे तरीके से फैल गया। ये तो फिर भी जो थी, ये कोई आर्टिस्ट थी, आपकी सारी इंडस्ट्री जो है म्यूज़िक की, फिल्म की, यहीं से आई ना, बाहर से तो नहीं आई। मैं नाम ले ले, मैं नाम तो नहीं किसी का लूँगा, लेकिन बड़े से बड़ा जो आर्टिस्ट था वो यहाँ से आया। मोहम्मद रफ़ी जो थे वो भाटी, क्योंकि छोटा सा अंदरून शहर बाज़ार हुस्न भी इतना सा, बीच में बाकी शहर भी उसके इर्द सराउंडेड हुआ है। इसके ऊपर हीरा मंडी के ऊपर एक फिल्म भी बनी जो कि बिल्कुल ये एक झूठ और एक पता नहीं क्या उन्होंने बनाया था। आपको पसंद आई जो नेटफ्लिक्स पर सीजन आया था हीरा मंडी? बिल्कुल नहीं, मैंने एक एपिसोड देखा, उसके बाद मैंने देखा ही नहीं, इसलिए कि वो इतना झूठ था। अच्छा। और इतनी बड़ी फैंटेसी थी कि उसमें कोई सच्चाई थी नहीं। एक तो उन्होंने पंजाब की को इस तरह दिखाया कि जिस तरह कोई दिल्ली या लखनऊ है, कोई वो सारा वो स्टाइल वो था, लिबास का वो स्टाइल था, ये पंजाब का था। उससे पहले एक और मूवी भी आई थी गंगूबाई, आलिया भट्ट की, वो देखी थी? लेकिन वो उसका ताल्लुक हमारे हाथ से नहीं, उनका वहीं के जो हिंदुस्तान के किसी एरिया के बाजार का या वहाँ की वो कहानी थी। ये तो उन्होंने खसूसन लाहौर की जो हीरा मंडी थी। अच्छा, हीरा मंडी को भी इस तरह लिखा, हीरा मंडी जो थी वो हीरा सिंह के नाम पे थी। अच्छा। हीरा सिंह महाराजा रंजीत सिंह का प्राइम मिनिस्टर था, उसका बेटा था। हाँ। और बड़ा फेवरेट था महाराजा रंजीत सिंह का। और उसके यहाँ फूड स्टोर थे, तो हीरा सिंह के नाम पे हीरा मंडी। हाँ। ठीक है। और मंडी एक्चुअली मंडी थी क्योंकि ये ग्रेन जो है, ये आटा और गेहूं और इस तरह की जो चीज़ें, उसके स्टोर थे यहाँ। ठीक। ओके। अच्छा, ये जो औरतें थीं, ये जो इनको तवाइफ़ें हम कहते हैं, ये बड़ी इनकी तालीम होती थी, बड़ी देवर ऑल टू। उस ज़माने में कोई फिल्म तो होती ही नहीं थी। हाँ। ना कोई स्टेज ड्रामे होते थे। आप परफॉर्म ही कर सकते थे, लाइव ही आप देख सकते थे। तो इनकी बड़ी ट्रेनिंग होती थी, बड़े बड़े उस्तादों ने इनको सिखाया हुआ है, क्योंकि ये सारे म्यूजिशियंस जो थे, ये बड़े बड़े जितने उस्ताद थे, ये भी यहीं रहते थे, इनके करीब ही। और ये दिन के वक्त या किसी वक्त भी अगर कोई आके कोई शख्स, कोई औरत या कोई लड़की इनकी शागिर्द हो सकती थी, उनसे म्यूज़िक सीखने, उनका भी तो रोज़ी रोटी इसी तरह ही चलती थी ना, कि कोई उनके स्टूडेंट्स होते थे, स्टूडेंट्स में से कुछ एक्सेल करते थे, फिर वो देखते थे कि भाई इसमें टैलेंट है, वो उस पर ज़्यादा टाइम लगाते थे। तो जब आप एक चीज़ जो आपकी सकाफत का हिस्सा हो, जो आपकी बैकग्राउंड हो, आप सब कुछ एक्सेप्टेबल हो,
जब आप उसको चेंज करते आए ना, उसको चेंज करते हैं तो फिर वो चीज़ ख़त्म नहीं होती, लेकिन एक बहुत बुरे तरीके से वो आपको आके तो कहीं ना कहीं जिंदा हो जाती है। अच्छा, इस ईद के मौके पर कौम के नाम कोई पैगाम? कौम के नाम बस यही है, पैगाम है कि पेवस्ता रहे शजर से, उम्मीदें बाहर रख। अल्लामा साहब का शेर है। ठीक है, मुझे ये बताएं, ईद की नमाज आप बचपन में कहाँ पढ़ते थे और अब आप कहाँ पढ़ते हैं? अब तो मरियम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम घर पे ही सारी फैमिली और फ्रेंड्स क्लोज इकट्ठे हो जाते हैं और मौलवी साहब वहीं आके ईद की नमाज कर देते हैं। और लेकिन बचपन में बहुत ही मुझे याद है कि बड़ा इंजॉयबल होता था कि ईद के दिन सुबह उठना और तैयार होना और सारा, और फिर यहाँ हम जाया करते थे बादशाही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा। तब हम बच्चे, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे चचा, मेरे वालिद और घर के बुज़ुर्ग जो थे और बच्चे भी जो थे सारे बाकायदा वहाँ जाते थे, वहाँ फिर नमाज होती थी। और नमाज के बाद फिर वापसी पे हम हमेशा अल्लामा साहब के मज़ार पे हाज़िरी दे के तो वापस आते थे। हम यहाँ से शिफ्ट भी हो गए, यानी कि 58 में सारी फैमिली 58, 59, 60 तक शिफ्ट हो गई थी। तब भी हम नमाज पढ़ने के लिए यहीं आया करते थे। अच्छा। और वो इतनी रौनक होती थी बाहर, लोगों की खुशियाँ चेहरों पे, और नए कपड़े पहने हुए, और बच्चियाँ भी छोटी, वो भी साथ होती थी। अभी भी शायद शहर में लोग करते हैं कि जो ख़वातीन की होती है नमाज बादशाही मस्जिद में, आई थिंक पर्दा लगा के तो करते हैं, लेकिन बच्चियों को साथ को लिया हुआ, बच्चों को साथ लिया हुआ, सारा शहर ही आ जाता था वहाँ। उधर ही सबसे ईद बगलगीर हो जाते थे कई अपने हमारे जानने वाले शहरदार लोग, मेरे बुज़ुर्गों के जानने वाले सब, तो बड़ा अच्छा लगता था। और यहाँ बाज़ार में आते थे तो वापसी पे इधर ही बारूद खाने पैदल ही आ जाना बादशाही मस्जिद से। तो आते थे तो रास्ते में मुझे याद है कि यहाँ अपना जो ये इसकी हलवा पूड़ी की दुकान है, अच्छा, अभी ताजमहल, तो ताजमहल स्वीट्स पे हमेशा मुलाकात होनी शोएब हाशमी साहब से, उमैर हाशमी से और उनके सारी फैमिली से। वो नमाज पढ़ के सबसे पहले जो थे वो यहीं इसी जगह आके हलवा पूड़ी का नाश्ता अच्छा। तो फिर उसके बाद घर जाते थे। क्या बात। इस तरह की बहुत सी रिवायतें थी, छोटी मोटी चीज़ें वेंडर्स ने लगाई होती थी बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, कोई बलून्स, कोई और मुख्तलिफ किस्म के टॉयज़ जो थे ना, और बड़े बड़े उन्होंने उठाए होते थे, एक मजबूत से डंडे के ऊपर उन्होंने चीज़ें टांगी होती थी। वो बच्चों के लिए बड़ा अट्रैक्टिव होता था कि ये रंग बिरंगी चीज़ें और ये क्या है, और वो छोटी मोटी जो भी चीज़ें होती थी, तो बहुत ज़्यादा रौनक होती थी और बड़ा इंजॉयबल होता था। और अब फिर जरा बड़े जब जवानी में भी आए तो उस वक्त भी जब मतलब 13, 14, 15 साल की उम्र में जो ईदियाँ जब हम गिनते थे अपनी सारे कजन्स, और हम ये बड़ा एंजॉय करते थे कि ईदी किसकी कितनी हुई है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती थी? वो कभी किसी की लेकिन ज़्यादा 120 रुपए से ज़्यादा तो टोटल होती नहीं थी। अच्छा, यही होती थी 120, मतलब 10-10 करके या 5-5 करके जो भी होता। फिर जब मेरी मामू की शादी हुई डॉक्टर जुबैद इकबाल साहब, तो हमारी जो मुमानी थी ना, वो ज़रा थोड़ी सी बहुत ही नफासत पसंद, और ये तो वो फिर उन्होंने हमारी ईदी 25 रुपीज़ कर दी। वो हमने तो छलांगे मार दी, तो बाकी कज़न से हम आगे निकल गए। तो और बाकायदा एक लफाफे के अंदर वो ईदी डाल के तो सबके नाम लिख के, तो क्या बात, हम तो छीन रहे होते थे पुप्पियों से। चचा से जो ईदी थी ना, वो मैं जितनी मर्जी ले लेता था, वो खींच के उनसे ज़बरदस्ती मैंने कहा नहीं मुझे इतनी चाहिए, 100 दे मुझे, 100 अच्छा दे। तो बहुत ही था। लेकिन ऑब्वियसली एज यू ग्रो ओल्डर तो फिर वो बच्चों की ईद हो जाती है ना। हम ये मुझे याद है कि हम जब पैसे इकट्ठे करने, तो हमारे घर के, गुलबर्ग वाले घर के बिल्कुल साथ ही मेन मार्केट है गुलबर्ग की, और उसके साथ जहाँ ओरेगा का कॉम्प्लेक्स है, तब ये ओरेगा सिनेमा था, ठीक है। ये सब पहला लाहौर का 71 बड़ा मॉडर्न सिनेमा था, रिक्लाइनिंग सीट्स थी इसकी, बड़ा इसका जो साउंड सिस्टम था बड़ा बहुत ही अब कहाँ गया?
वो गिरा दिया, वो नहीं चला वो सिनेमा। इसीलिए तो फिर औरगा बना। फिर ये जो नया न्यू औरगा जो है, ये दस्ती साहब हमारे होते थे, पुराने शहरदार भी हैं वो, तो उनका ये घर था। तो वो उन्होंने फिर पहले ये एक औरगा बनाया, उसको सिनेमा को गिरा के एक प्लाज़ा बना दिया, फिर उसके बाद दूसरा प्लाज़ा बना। तो वो जो मुझे याद है कि जब सिनेमा की जब ओपनिंग हुई तो तब एक फिल्म आई थी क्लियोपैट्रा, एलिज़ाबेथ टेलर और रिचर्ड बर्टन की। इट वाज प्रॉबली टिल डेट इतनी महंगी फिल्म कभी बनी ही नहीं आज तक, ठीक है। उसमें कई हज़ार लोगों की कास्ट थी और इट इज़ एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर। तो वो उस सिनेमा में जब रिलीज़ हुई तो तुम सोचो कि वो 70 mm की स्क्रीन, इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल। तो ये हमारा होता था। ओके अच्छा, चलते चलते अब हमें इस ईद के स्पेशल मौके पर कौम के नाम कोई पैगाम। चले पोइट्री में आपको डॉक्टर तासीर की मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत एक, इश्क के राज़े नेहा शरे बयां तक पहुँचे, आँख में इश्क के राज़े नेहा शरे बयां तक पहुँचे, आँख से दिल में गए, दिल से ज़बान तक पहुँचे। वाह। आँख ने दिल से कही, दिल ने ज़बान से कह दी, बात चल निकली है अब देखें कहाँ तक पहुँचे। वाह। आँख से आँख कहे, दिल से हों दिल की बातें, हाय वो राज़े तमन्ना जो बयां तक पहुँचे। क्या बात है, क्या बात मैंने है, कहा आपको मैं कोई कोई ऐसी चीज़ मैं सुनाऊं कि जो बहुत कमाल ईद के साथ थोड़ा सा। हाँ सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपकी हवेली में आके। और बेसमेंट मैंने पहली दफ़ा देखी है, पहले नहीं देखी थी, बड़ा अच्छा लगा। और नाज़रीन, आई होप कि आप लोगों ने भी हमें इंजॉय किया होगा, हमारी इस गॉसिप्स को इंजॉय किया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।